Hello friends, welcome to Tricky Dose. I am Snehal and I am a BTech Civil graduate from VIT and RRB JEE 2019 selected candidate. I will teach you cement of the subject Concrete Technology. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इन योर फेवरेट चैनल ट्रिकी डोज। आई होप आप सभी घर में सेफ है और कोरोना के खिलाफ हमारी जो जंग है उसमें लगे हुए हैं। स्टे होम, स्टे क्वारंटाइन। अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाए, नहीं तो घर से ना निकले। घर में रह के अपनी स्किल्स को डेवलप करें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहे। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट, सॉइल मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट एंड स्टील के लेक्चर्स सारे देख लीजिए और आप स्किल को अपने डेवलप कीजिए, ताकि जब लॉकडाउन खुले उसके बाद जो भी एग्जाम्स हो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करें, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, ईएससी हो, गेट हो, किसी भी एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम ट्रिक के फॉर्म में इजीली समझा देंगे हम। चलिए देखते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट का हमने अब तक बहुत सारे टेस्ट देख लिए थे। स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लिया, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी, ये सारे टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमने देख लिए। अभी हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। बहुत ही छोटा सा टेस्ट है और एक्चुअली ये मेनली ये थ्योरी ही ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि हम केमिकल कंपोजिशन चेक करते हैं। जो सीमेंट है उसका केमिकल कंपोजिशन सही है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम एक फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं। वो फैक्टर को क्या बोलते हैं? उस फैक्टर को बोलते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर। ये लाइम सैचुरेशन फैक्टर जो LSF है, इस फैक्टर का हम वैल्यू निकाल के, ये वैल्यू अगर 0.66 से 1.202 के बीच में होगा तो हमें पता चलेगा कि ये सीमेंट सही है, इसका केमिकल कंपोजिशन सही है और हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरे सारे टेस्ट जो है कंसिस्टेंसी, स्पेसिफिसिटी, वो सारे टेस्ट हम करेंगे। तो ये लाइम सैचुरेशन फैक्टर हम क्यों निकालते हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि रेशियो ऑफ लाइम टू परसेंटेज, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइम, जो लाइम का परसेंटेज है उससे सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो परसेंटेज है उसका जो रेशियो है उसी को लाइम सैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं, LSF। लाइम सैचुरेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइम टू परसेंटेज ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। ये रेशियो अगर 0.66 से 1.02 के बीच में रहेगा तो ही हम बोल सकेंगे कि सब सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट क्वांटिटी में सीमेंट में मौजूद है, तो हमारा सीमेंट परफेक्ट होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, लाइम सैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला, LSF का फॉर्मूला ये है। इसमें बेसिकली ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहेगा? न्यूमरेटर में रहेगा लाइम एंड डिनोमिनेटर में बाकी सारे सिलिका, जो हमने पढ़ा था लॉस्ट में है एम्स, जिससे हमने लर्न किया था कि सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, सल्फेट्स, जो भी है, जिप्सम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो उसमें से जो मेन एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। उन तीनों का इन चारों का हम जो रेशियो लेंगे, मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा? लाइम, ये रहा लाइम, CaO, न्यूमरेटर में होगा लाइम, डिनोमिनेटर में होगा सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। डिनोमिनेटर में क्या होगा? सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे कि न्यूमरेटर में होगा लाइम एंड डिनोमिनेटर में होगा सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। ओके, तो ये तो हमें याद हो गया कि न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में होगा लाइम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड। ये याद रखेंगे। ये याद रखने के बाद हम देखेंगे कि इसमें नंबर्स क्या क्या है वो पुट करेंगे। लाइम जो है वो 1 रखेंगे उसमें, और उसमें जो सल्फेट है उसको माइनस कर देंगे, -0.7 SO3। सल्फेट को माइनस कर दिया और नीचे क्या रहेगा? नीचे 2.8 SiO2, मतलब सिलिका में हम लोग 2.8 का फैक्टर लगा देंगे और Al2O3 जो एल्यूमिना है उसमें हम फैक्टर लगा देंगे 1.2 का एंड Fe2O3 में फैक्टर लगा देंगे 0.65 का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको याद रखने के लिए अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ ही है। 2.8 का हाफ 1.4 से थोड़ा ही कम 1.2, अप्रोक्सीमेटली हाफ करके आप याद रखिए। इसका हाफ ये, इसका हाफ ये। 1.2 का हाफ कितना होता है? 0.6, तो 0.65 Fe2O3। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये इजीली लाइम सैचुरेशन फैक्टर याद हो जाएगा। लाइम सैचुरेशन फैक्टर याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? लाइम माइनस सल्फेट, ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? डिनोमिनेटर में रखेंगे सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस Fe2O3, मतलब आयरन ऑक्साइड। ओके, ये बेसिक चीज़ दिमाग में याद रखेंगे। उसके बाद हम लाइम को फुल फॉर्म में लिखेंगे CaO माइनस SO3 लिखेंगे एंड SiO2
प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3। ठीक है, CaO तो में तो 1 ही है, ये तो याद रह जाएगा। और SO3 में है 0.7, SO3 में है 0.7, ये भी याद रखना पड़ेगा अलग से। पॉइंट, ये मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि याद रहे, रेड से लिखता हूँ। SO3 में है 0.7, ठीक है, 0.7 SO3। SiO2 में क्या करेंगे, सबसे पहला वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा 2.8। इसका अप्रोक्सीमेट हाफ कितना होता है 1.4, लेकिन 1.4 नहीं 1.2 याद रखना है हमें, 1.2 Al2O3। एंड इसका हाफ कितना होता है 0.6, लेकिन 0.6 नहीं 0.65। तो ये हो गया हमारा ट्रिक, लाइम सैचुरेशन फैक्टर याद करने का ट्रिक। तो हमारा ये लाइम सैचुरेशन फैक्टर देख लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। लैब में ये सारे टेस्ट हम करते हैं, लॉस ऑन इग्निशन टेस्ट, टोटल सल्फर कंटेंट का टेस्ट, ये जो केमिकल एनालिसिस होता है लैब में, जो किसी भी मेथड से, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, XRD मेथड होता है, बेसिकली केमिकल स्टडीज, स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, उनसे हम ये देखते हैं कि टोटल सल्फर कंटेंट कितना है, कौन से केमिकल्स कितने हैं, सल्फर कितना है, मैग्नीशियम कितना है, ये सारे हम निकालते हैं। तो उनका एक वैल्यूज का रेंज अगर सही हो तो ही सीमेंट परफेक्ट कहा जाता है। तो टोटल लॉस ऑन इग्निशन शुड बी लेस देन 4%, मतलब उस सीमेंट को अगर आग लगा दिया तो जितना लॉस होगा, जो वेपराइज होगा, वो 4% से कम होना चाहिए। ठीक है, टोटल सल्फर कंटेंट शुड बी लेस देन 2.5%। हमें तो ये पहले से ही पता है, सल्फर ज्यादा हुआ तो अनसाउंडनेस हो जाती है सीमेंट बिकम्स अनसाउंड इफ सल्फर इंक्रीजेस, सीमेंट बिकम्स अनसाउंड। टोटल मैग्नीशिया शुड बी लेस देन 5%, ये भी हमें पता है कि मैग्नीशिया कलर भी देता है और अनसाउंडनेस भी करता है, तो इसलिए कलर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैग्नीशिया भी इसलिए 5% से कम होनी चाहिए। रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड परसेंटेज शुड बी मोर देन 0.66, ये भी हमें पता है, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो है ये 0.66 से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी एक रेशियो है। ये सब एम्पेरिकल रेशियोज है जो लैब में रिसर्च करके साइंटिस्ट ने निकाले और बताया कि ये परसेंटेजेस इतनी होंगी तो ही सीमेंट परफेक्ट क्वालिटी की होगी, नहीं तो सीमेंट डिटीरियरेटेड क्वालिटी की होगी। टोटल वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू शुड बी लेस देन 15%, जो रेसिड्यू इनसॉल्युबल है वो 15% से कम होना चाहिए। इनसॉल्युबल मतलब जो सॉल्युबल नहीं है, जो घुल नहीं जाता पानी में, किसी भी सॉल्वेंट में अगर घुल ना जाए उस सब्सटेंस को इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो सीमेंट में भी जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू होगा केमिकल्स का वो 15% से कम होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद कर लेने होंगे। और लाइम सैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला हमें सिंपल तरीके से याद करना है। सिंपल तरीके से कैसे, लाइम सैचुरेशन फैक्टर इज रेशियो ऑफ lime divided by all other substances, silica plus alumina plus Fe2O3 ये हमें पता है। और सिलिका से हम क्या कर देंगे, SO3 को माइनस कर देंगे, सल्फेट्स जो अनवांटेड चीज़ है उसको माइनस कर देंगे हम लाइम सैचुरेशन फैक्टर से। और हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगा कि 1 CaO होता है, 0.7 कोफिशिएंट होता है SO3 का, 2.8 कोफिशिएंट होता है SiO2 का, इसका अप्रोक्सीमेटली हाफ कर देंगे 1.4 से थोड़ा कम 1.2 Al2O3, उसका अप्रोक्सीमेट हाफ 0.6, उससे थोड़ा ज़्यादा 0.65 Fe2O3, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो 1 CaO माइनस 0.7 SO3 डिवाइडेड बाई 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। लैब टेस्ट में अब तक हमने क्या क्या देखा, अब तक हमने लैब टेस्ट में देखा फाइननेस टेस्ट, देन साउंडनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, एंड अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होता है, 2 तरह के स्ट्रेंथ टेस्ट किए जाते हैं सीमेंट के ऊपर। एक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, एंड दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। दोनों लैब टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो कंक्रीट का हम लोग क्यूब बनाएंगे, उसका सीमेंट का जो क्यूब बनाएंगे उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सीमेंट का एक क्यूब बनाया, इसके ऊपर दोनों तरफ से लोड लगाएंगे। कौन से लोड पे ये क्यूब ब्रेक हो जाता है या फिर इसमें क्रैक्स आ जाए, कंप्लीटली ये डिसइंटीग्रेट हो जाए या फिर क्रैक्स आ जाए, किस लोड पे हो, ये हम निकालेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इसका टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना ले सकता है ये क्यूब। ये हम 3 डेज में निकाल सकते हैं इसका स्ट्रेंथ, 7 डेज,
3 days आफ्टर कास्टिंग, 7 days आफ्टर कास्टिंग, 14 days आफ्टर कास्टिंग, 28 days आफ्टर कास्टिंग। जो ओपीसी सीमेंट है वो 3 ग्रेड्स में आती है, 33, 43 एंड 53। उसका जो ये नेमिंग है, ये 33, 43 और 53 क्या है? ये 33, 43 और 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट सीमेंट है। ओपीसी 33 ग्रेड का अगर हम सीमेंट बोलेंगे, देन दैट सीमेंट हैज ए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन 28 डेज। कोई भी सीमेंट का स्ट्रेंथ का हम लोग रेफरेंस लेते हैं, हमेशा 28 डेज का टेस्ट को रेफरेंस लेते हैं। 43 वाला 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर का उसका स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। यही पता करने के लिए हम करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। साइड पे कोई क्यूब आया, उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। एपैरेटस क्या होगा? Apparatus will be universal testing machine, जिसमें हम लोड लगाते हैं, क्यूब को हम डाल के उस मशीन के अंदर डाल के लोड लगाते हैं। देन मोर्टार विल बी हम इसमें क्या मोर्टार लेंगे? सीमेंट और सैंड का, सीमेंट एंड सैंड 1:3 रेशियो में लेंगे, 1:3 रेशियो में लेंगे। एंड वाटर कितना लेंगे? वाटर विल बी P/4 + 3%। जो हमने पहले P निकाला था, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो निकाला था हमने, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वाज P। फॉर एग्जाम्पल P इज 35%। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया P इज 35%, जो हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में निकाला था। तो इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे, डिवाइड बाई 4 करके जो भी वैल्यू आएगा +3 कर देंगे। +3 करके हमें जो वैल्यू मिलेगा उसी वैल्यू को हम इस मोर्टार में बनाएंगे। इसी से हम एक पेस्ट बनाएंगे। प्रिपेयर मोर्टार विथ P/4 + 3% वाटर बाई वेट ऑफ मोर्टार। एंड सीमेंट एंड सैंड कितना लेंगे? 1:3 रेशियो में। अब तक हमने जितने भी पेस्ट बनाया था उसमें सिर्फ सीमेंट एंड वाटर लिया था। ये पहला टेस्ट है जिसमें हम सीमेंट एंड सैंड लेंगे। ओके, सीमेंट सैंड का मोर्टार बनाएंगे। देन रिजल्ट विल बी द लोड वैल्यू व्हेन क्यूब ब्रेक्स। जो क्यूब का हम टेस्ट करेंगे उसका, वो जिस लोड पे ब्रेक होता है उसी से हमें पता चल जाएगा कि सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, तो जो ये मोर्टार है उसको हम एक क्यूबिकल मोल्ड में डालेंगे। क्यूबिकल मोल्ड में डालेंगे जिसका अप्रोक्सीमेट डायमेंशन है 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर का साइड्स है। सो टोटल इसका वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम है 5000 mm स्क्वायर। ओके, 5000 mm स्क्वायर विल बी इट्स अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम। इस क्यूब में हम मोर्टार को डालेंगे। देन सैंपल इज इमर्स्ड इन वाटर। सैंपल को immersed in water for sufficient curing। फिल करके हम इसको पानी में डालेंगे फॉर सफिशिएंट क्यूरिंग। आफ्टर द एज ऑफ टेस्टिंग, मतलब जो टेस्टिंग का एज होगा वो जब आ जाएगा, एट एज ऑफ टेस्टिंग। एज ऑफ टेस्टिंग मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं एक डेट क्यों नहीं बोल रहा हूं इसमें, डे क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि वो डे 7 डे हो सकता है, 14 डे हो सकता है, 28 डे हो सकता है, 56 डे हो सकता है। ये डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर। जो रिसर्च कर रहा है, क्यूब का स्ट्रेंथ निकाल रहा है, वो किस दिन में वो करना चाहता है। 7 डेज से उसको एक आइडिया मिल जाता है टेस्ट का, 14 डेज से उसको आइडिया मिल जाता है, 28 डेज को उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाता है। सो ही कैन चूज व्हिच डे ही वांट्स टू टेस्ट। देन टेस्ट करेंगे कैसे? उसको पानी से निकालेंगे। पानी से निकाल के यूटीएम मशीन में डालेंगे। ये यूटीएम मशीन है।
यूटीएम मशीन के दो जो प्लेट्स होते हैं उनके बीच में हम इस क्यूब को रख देंगे, इस क्यूब को रख देंगे यूटीएम मशीन में। रखने के बाद क्या करेंगे, ऊपर से भी लोड लगाएंगे, नीचे से भी लोड लगाएंगे। लोड लगा के उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जो लोडिंग होगा वो लोडिंग होगा 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। हर मिनट में इसमें लोड लग जाएगा 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एवरी मिनट 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हम लोग लोड लगा के, तो ये लोड कुछ ऐसा लगेगा, ऐसा लोड लगेगा इसमें। लोड लगने के बाद एक टाइम आएगा जब बीच से ऐसे क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स होके वो क्यूब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। मीन्स द यूटीएम विल स्टॉप अप्लाइंग लोड, वो रुक जाएगा मशीन रुक जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। ऐसे हम 3 सैंपल्स लेंगे। एवरेज ऑफ 3 सैंपल्स gives us compressive strength of cement. Average of 3 samples gives us compressive strength of cement। और ये जो compressive strength है, ये तीनों सैंपल्स का जो डिविएशन है, मैक्स डिविएशन शुड बी लेस देन 15%। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रेंथ आ रहा है 33, दूसरा स्ट्रेंथ आ रहा है 40, तीसरा स्ट्रेंथ आ रहा है 60। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 15% से ज्यादा का डिविएशन है, मतलब डिविएशन इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा एक 33 आया तो दूसरा 34 आना चाहिए या तीसरा 32 आना चाहिए। इसके आसपास की रीडिंग्स होने चाहिए। तो मैक्सिमम डिविएशन शुड बी लेस देन 15%। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जो ये सीमेंट है, सीमेंट बेसिकली उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज मच ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सीमेंट के ऐसे क्यूब को या फिर सीमेंट के किसी भी चीज को हम ऐसे पुल नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर कर भी लिया, पुल करने से जो रिजल्ट्स आएंगे इट विल बी वेरी वेरिएबल रिजल्ट्स बहुत आएंगे एंड नॉट रिलायबल। हेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, फिर भी इसको करना पड़ता है। और हम लोग इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स का एवरेज लेते हैं। पहले हम लोग ने जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किया था उसमें हमने 3 ही रीडिंग्स का एवरेज किया था, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम लोग 12 रीडिंग्स का एवरेज लेंगे। इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया निकालना है। एग्जैक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना बहुत ही मुश्किल है लैब में। सीमेंट का, स्टील का बहुत इजीली निकाल लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिटुमेन का बहुत इजीली टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, बट सीमेंट का निकालना मुश्किल है। फिर भी हम एक अप्रोक्सीमेटली निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। पेस्ट सेम है, मोर्टर सेम है, जो पहले हमने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में किया था। एंड इसमें एपरेटस क्या है, इसमें एपरेटस है स्टैंडर्ड ब्रिकेट। ये जल्दी से देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें हम लोग पेस्ट बनाते हैं इस सीमेंट का। पेस्ट बना के हम लोग इसमें से ब्रिकेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिकेट्स होती हैं। ब्रिकेट्स में उस पेस्ट को फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम दोनों तरफ से पुल करते हैं, टेंसाइल पुल लगाते हैं। पुल लगा के हम उस लेवल तक ले जाते हैं ताकि ये क्रैक्स आ जाए, इसमें टूट जाए। और ये जो ग्रेजुअल टेंसाइल पुल है ये कितना होगा, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का पुल होगा। ठीक है, और ये पुल लगा के हम लोग टिल ब्रेक पुल एट 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर till fracture and average of 12 samples is considered tensile strength। सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है ये। एंड में आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देनी है मुझे कि अभी देश में जो माहौल है, लॉकडाउन चल रहा है, दुनिया में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, तो हमें इस समय को बहुत वाइजली यूज करना पड़ेगा। जो ये लॉकडाउन है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। इसको अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे तो इसी समय आप अपने आप को अपस्किल कर सकेंगे, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकेंगे, ताकि फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स आएंगी या फिर जो भी आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनमें आप एक्सेल कर सके। क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा लॉकडाउन, एक ना एक दिन तो लॉकडाउन खुलेगा। कोरोना वायरस के
खिलाफ जो जंग है उसमें एक ना एक दिन हमें सफलता मिलेगी। उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है समाज में, सोसाइटी में, अपने करियर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप हमारे वीडियोस देखें, दूसरे वेबसाइट्स में भी आप जाए, नए स्किल्स सीखें। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। वैसे ही ट्रिकी डोज के सारे वीडियोस आप देख लीजिए, एक एक करके आप कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए। स्टील चल रहा है, जियो टेक्निकल चल रहा है, ज्योग्राफी चल रही है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी चल रही है। तो और बहुत एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाहर जब भी निकले तो मास्क पहने। ये चीज़ आप अपने गांव में, अपने शहर में दूसरे लोगों को भी ये अवेयरनेस करे कि मास्क पहनना है। सरकार जितनी भी अवेयरनेस करे वो लास्ट मैन तक कभी कभी नहीं पहुंचती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज, सोसाइटी, सरकार को हेल्प करे ये अवेयरनेस करने के लिए। और अगर ज़रूरी हो तो ही बाहर जाए, इमरजेंसी में ही बाहर जाए, अदरवाइज स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।